आप देख रहे हैं माइनर टीवी और मैं सूर्यवंशी जगदेव। आप सभी का जो है स्वागत है हमारे इस चैनल में और एक नया कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम निरोगी काया, जिसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, वो अपने आप को स्वस्थ यदि महसूस कर रहा है तो क्या वो सचमुच में स्वस्थ है या नहीं है। इस सब विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हैं वैद्य लोकेश ठाकुर जी। थैंक यू लोकेश जी, आपका स्वागत है माइनर टीवी पे और आपसे बातचीत करेंगे आयुर्वेदा को लेकर के, क्योंकि 10-11 सालों से आप लगातार इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और नई बुलंदियां छू रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदा है क्या? ये बहुत बढ़िया। आजकल एक्चुअली आयुर्वेद तो हर जगह हो रहा है। एक्चुअली जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि आयुर्वेद है क्या, जैसे आयुर्वेद के शब्द से आपको पता चल रहा है आयु और वेद। आयु का मतलब लाइफ और वेद का मतलब साइंस। तो साइंस ऑफ लाइफ, उसी को आयुर्वेद कहा गया है। अब इसमें लाइफ क्या है? लाइफ को अगर हम बोले तो जीवन जी, सिंपल भाषा में। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से लाइफ को 4 चीज़ों का कम्बिनेशन माना गया है, जिसमें शरीर, आत्मा, मन और इंद्रिय। जब तक ये 4 चीज़ों का संयोग है, कम्बिनेशन है, तभी तक वो लाइफ है और तभी तक वो जीवन है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बात सही भी है। जब तक हमारे इंद्रिय, मन, शरीर और आत्मा ये सारे कंबाइंड है, तभी तक वो लाइफ है। और इसी के बारे में जो साइंस है, इसकी जो साइंस है, जो विज्ञान है, वही आयुर्वेद है। और इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तत् यथोक्त आयुर्वेद स उच्यते। हितकर क्या है, अहितकर क्या है, सुख कर क्या है, दुख कर क्या है, इन सब का कॉम्बिनेशन और इन सब के बारे में जिस साइंस में बताया गया वही आयुर्वेद है जी। जैसे आप जो आयुर्वेद है, ये एक प्राचीन पद्धति भी है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? जी, बहुत बढ़िया। आयुर्वेद का मेन जो उद्देश्य है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। वो कैसे करना है, उसमें हर चीज़ की विधि बताई गई है। कैसे सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस हर चीज़ की विधि है। वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ए हेल्दी पर्सन। और दूसरा प्रयोजन आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। लेकिन फिर भी अगर बीमारी आ जाए, आतुरस्य, आतुर मीन्स बीमार आदमी, आतुरस्य विकार प्रशमनम, उसके जो व्याधि है, बीमारी है, उसको दूर करना। ये उसके 2 मेन प्रयोजन और इसमें ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता है। जैसे आपने भी कहा डॉक्टर साहब की स्वस्थ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक बड़ा प्रश्न इसमें निकल करके आता है कि आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ कौन है? जैसे मुझे आमतौर पर लग रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, चल रहा है, सब कुछ ठीक है, मुझे चेकअप करवाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार क्या है स्वस्थ व्यक्ति, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। इसमें एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन उसका मतलब जो है बहुत बड़ा हो जाता है। आयुर्वेद में मैं थोड़ा सा श्लोकों के साथ जा रहा हूँ ताकि ये लगे कि बिल्कुल ऑथेंटिक, और इसकी अगर रेफरेंस चाहिए हो मैं रेफरेंस भी बता दूंगा। आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य की डेफिनेशन है, समदोष समागनिष्य समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति विद्यते। साफ साफ लिखा हुआ है, समदोष, वात पित्त कफ 3 दोष है, उसके बाहर हमारी देह नहीं है, हमारा शरीर उसके बाहर नहीं है, जिसके वो तीनों देश इक्विलिब्रियम में है, समान है। समदोष, सम धातु, 7 धातुओं से हमारा शरीर बना हुआ है, जिसकी 7 धातुएं बैलेंस स्टेट में, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। समदोष, सम धातु, सम अग्नि, अग्नि जाठर अग्नि, जो हमारी डाइजेशन पावर है, जो समान है, एक समान है, ऊपर नीचे नहीं हो रही, कभी अजीर्ण हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, वो समाग्नि नहीं है। समदोष, सम धातु, सम अग्नि, मल क्रिया, सम मल क्रिया, मतलब जिसकी जो हमारे जो एक्सक्रीशंस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है बॉडी से, वो मतलब नित्य, जिसके पेट साफ हो रहा है, यूरिन का नॉर्मल हो रहा है, तो वो मल, सम मल क्रिया। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये इतना डीप मीनिंग है कि आज की डेट में जो आपने अभी बात कही कि मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आप स्वस्थ होने चाहिए। लेकिन प्रसन्न मन, आत्मा, इंद्रिया, ये किस लोगों का है? ये सबसे बड़ी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जिसकी इंद्रिया, हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स, मन जो टेंशन स्ट्रेस से दूर है, मतलब जिसको कोई चिंता नहीं है, तो वो वैसा व्यक्ति ढूंढना आयुर्वेद के हिसाब से उसको स्वस्थ कहा गया है। फिजिकली ठीक है,
लेकिन मानसिक रूप से भी उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। वैद्य महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि वर्तमान समय में जो है बहुत सारी जो जैसी चीज़ों के बारे में आपने कहा कि उसके वो स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यदि आज का दौर की बात आप सबसे ज़्यादा उठाएं, हम समाचार पत्रों को उठाते हैं या कहीं से भी हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट हो रहे हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है कि अचानक से अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। जी, ये बहुत ज़्यादा यूथ से लेकर के बुजुर्गों तक ये हर एज के व्यक्ति में दिख रहा है। आयुर्वेदा के अनुसार इसका कारण कहाँ पे है और इसमें इलाज कहाँ पे है? इसको मैं अगर, क्योंकि मेरा जो ट्रीट करने का वो है वो थोड़ा सा आयुर्वेद के हिसाब से मैं आपको इस बीमारी की जड़ तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि आजकल का जो ये कोई इंसान इस तरह का स्टेप लेता है वो तब लेता है जब अपने आप को अकेला महसूस करता है। अकेला कब महसूस करता है? क्योंकि पहले क्या होता था, दो लोग बैठे हैं वो आपस में बातचीत करेंगे। आज की डेट में दो लोग बैठेंगे वो आप अपना अपना मोबाइल चलाएंगे, शेयरिंग नहीं हो रही है जी, फीलिंग्स की शेयरिंग नहीं हो रही है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला, 10 लोग बैठे हैं लेकिन शेयरिंग कुछ नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ में शेयरिंग नहीं हो रही है, थॉट्स फीलिंग्स कुछ शेयर नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हमने सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स, हर जगह से गैप बना लिया है, और वो गैप वो खाई में बन जाता है और उसी में जाके डूब रहे हैं। जी, तो इसका जो है आपकी नज़रों में, आपके हिसाब से आयुर्वेदिक इलाज क्या है, विस्तार से बताइए। आयुर्वेद के हिसाब से इसमें अगर काम करना हो, क्योंकि ये क्या रहता है, जो ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी का आजकल जो सबसे बड़ी जो घातक बीमारी बन के आई है, इसमें सबसे ज़्यादा रहता है कि अपने जो मानसिक लेवल पे है उस पर काम करना होता है। इसके लिए मेडिटेशन सबसे बड़ी दवाई है आज की। क्यों? मेडिटेशन में क्या होता है कि हमने अपनी इंद्रियों को बाहर से समेट के अपने अंदर लगाना है। वैद्य जी, जैसे आप बता रहे थे कि मानसिक रोग के बारे में कि वो अकेलापन महसूस करते हो, तो इसके बारे में जरा विस्तार से ही बताएं आप। एक्चुअली जैसे मैं आपको बता रहा था कि आजकल क्या हो गया कि किसी जो एक फिजिकली या एक सामने बैठे हैं वो बातचीत और शेयरिंग, फीलिंग्स, हर चीज़ में शेयरिंग का जो थॉट्स है वो शेयर नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जो टेक्नोलॉजी है एक तरह से इसका मिसयूज कर रहे हैं। ये बनी तो अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज़ के चक्कर में इसका गलत यूज़ हो जाता है। तो वही हो रहा है कि हम, मतलब जब हमें किसी से अपनी बात शेयर करनी चाहिए या अपने जो अपने साथ कुछ अंदर घट रहा है या कुछ फीलिंग चल रही है वो शेयर करनी चाहिए, उसको शेयर ना करके हम उसको दबाते जा रहे हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया को अपना शेयरिंग वो बना दिया है कि मतलब कोई चीज़ अगर किसी अपने क्लोज वन के साथ शेयर करनी होती है उसको हम सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिश करते हैं, और उसका वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उसका कुछ गलत तरीके से यूज़ होता है या गलत कमेंट्स आते हैं, फिर उसका अलग से स्ट्रेस लेते हैं, और ये जो धीरे धीरे वो जो थोड़ा सा गैप होता है वो एक खाई में बदल जाता है। और जिस टाइम इंसान अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है उस टाइम भी अगर वो ये सोचे कि मैं किसी के साथ अपनी चीज़ शेयर करूं तो शायद वो स्टेप नहीं लेता। लेकिन क्या करते हैं कि उस टाइम उसको कोई नहीं दिखता, फिर क्योंकि उसने अपना, वही बात आ गई कि उसने अपना लाइफस्टाइल और अपना जो थॉट प्रोसेस है वहीं तक सीमित रखा है, क्योंकि उसने गैप क्रिएट किया है, वो गैप फिल नहीं हो पाता और उसी खाई में चले जाता है। सीधे शब्दों में यदि बात कही जाए तो आपके कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति बिल्कुल अलग पड़ जाता है कि वो सोचता है कि नहीं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में खोते चले जाता है, वही तरह नीचे चले जाता है, कि वहाँ पे ये इस प्रकार की दिक्कत है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, यदि वर्तमान समय में अभी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ हमारे परिवेश को, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग जो है वापिस हमारी जो प्राचीन पद्धति है उस ओर वापिस जा रहे हैं, और शायद ये अच्छा भी हो सकता है क्योंकि उसमें से एक आयुर्वेदा भी है। तो अब ये आयुर्वेदा के जो है अच्छाई के लिए मानते हैं कि जो धीरे धीरे हम लोग, क्योंकि अभी मोटे अनाज को लेकर या तरह तरह की जो बातें हो रही है, कहीं ना कहीं हम घूम फिर के आयुर्वेदा की तरफ आ रहे हैं। तो क्या ये आयुर्वेदा के लिए कुछ अच्छे लक्षण आपको दिख रहे हैं, और हमारे जो मनुष्य मानवता की भलाई के लिए कुछ अच्छा आपको इसमें दिख रहा है? जी बिल्कुल। ये इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि पहले जो मोटा अनाज है वो मजबूरी में खाते थे, लेकिन अब शौक से खाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मोटे अनाज में कोई बुराई नहीं है। हमारे पूर्वज जितने भी थे वो प्रैक्टिकली इतने साउंड थे, इतने स्ट्रांग थे, उतना हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम क्या आधुनिकता की दौड़ में इतने दौड़े हुए हैं कि जो हमें अच्छी चीज़ है वो भी नहीं दिख रही है, और उसी के पीछे भागते भागते हम इतने आगे, मतलब दूसरे कल्चर को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, जो अपना अच्छी खासी जो अच्छी ऑथेंटिक साइंस है उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी जो इसमें चेंजेस देखने को मिले वो कोरोना काल में देखने को मिले, कि जब देखा कि जिनके बड़े अच्छे हेल्थ सिस्टम थे जिन कंट्रीज़ के, तो उनके हाथ खड़े हो गए
तो तब सबने आयुर्वेद की तरफ आने की सोचा, और ये बहुत अच्छी पहल है कि उसके बाद अब काफ़ी लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ आना शुरू हुआ है। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि ये 10 साल के अंदर अंदर आपको आयुर्वेद की बहुत नई ऊंचाई पे देखने को मिलेगा। लेकिन बात वहीं आ जाती है डॉक्टर साहब, यदि हम आयुर्वेद की बात करते हैं, यदि वर्तमान समय में देखूं इसको ध्यान से, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है कुछ गलत बातें भी सामने आ रही हैं कि लोगों ने दुकान की तरह चलाना शुरू कर दिया है, तो उससे जो है कहीं ना कहीं फर्क भी पड़ता है। लेकिन ये सब जो है तथ्य से परे की बात है। डॉक्टर साहब, बात अब मुद्दे पे यदि आए, तो यदि आयुर्वेद के हिसाब से आप जो है, आपके पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो आप कैसे उसको जांचना शुरू करते हैं कि क्या सचमुच में स्वस्थ है ये व्यक्ति? कहाँ से शुरू करते हैं आप उसको? आयुर्वेद के हिसाब से अगर लैब टेस्ट बाद में आते हैं, ये हमारी पद्धति में नहीं है। हमारे पास कोई रोगी आता है, कोई बीमारी लेके आता है, या कोई ऐसे जनरल चेकअप के लिए आते हैं, सबसे पहले हम उसकी दिनचर्या का पूछते हैं कि वो कितना फॉलो कर रहा है, कितना % दिनचर्या फॉलो कर रहा है। अगर उसमें सिम्टम है तो सिम्टम को जांचने का हमारा अलग तरीका है। नाड़ी परीक्षा अलग से रहता है। नाड़ी में हमें वात पित्त कफ उसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसका कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। इसके लिए हमें आयुर्वेद के कुछ बेसिक सिद्धांतों पे उनको जानना जरूरी है। मैं आपको थोड़ा सा, अगर समय का अभाव ना हो, तो आयुर्वेद के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जिसके ऊपर इतना बड़ा साइंस डेवलप किया गया है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत है पंचमहाभूत, और इसको सिंपल तरीके में आप पंचमहाभूत का आज की डेट में ऑलमोस्ट सबको पता है। पृथ्वी, आप मीन्स जल, तेज मीन्स अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत से ही पूरा शरीर बना हुआ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और ये सृष्टि को अगर आप देखेंगे तो ये भी पंच महाभूत से ही बनी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो जैसी ये सृष्टि है वैसा ही हमारा शरीर है। तो आयुर्वेद में बीमारी कब आती है? हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसका कोई भी द्रव्य खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, उसमें पंच महाभूतिक संगठन होता है, वो पंच महाभूत से बनी होती है। अब किसी में 2 महाभूत होंगे, किसी में 3 होंगे, लेकिन वो होगी पंच महाभौतिक। जैसे आप जिस महाभूत की चीज को खाते हो, अगर आप 2 ही महाभूत की प्रेडोमिनेंट चीज को खाते रहोगे, तो उस महाभूत की शरीर में वृद्धि हो जाएगी। वैद्य जी, जैसे जो आप बात कर रहे हैं ये पंच महाभूत की, तो क्या ये जो मेडिकल साइंस में जैसे हम मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन इसके बारे में अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जानते हैं, तो क्या ये उसी की तरह के कुछ हैं, क्या है? देखिए, इसको उसी की तरह मान सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा बोलो कैल्शियम कौन सा महाभूत है, आयरन कौन सा महाभूत है, अब अगर आपको मैं पंच महाभूत की डेफिनेशन दूं, जल आपको पता है जो दिख रहा है जी, पानी है। पृथ्वी जितनी सॉलिड आइटम्स है, अग्नि आपको पता है फायर है, और अपना वायु एयर, और उसी तरह से आकाश क्या है? एम्प्टी स्पेस। तो इसको केमिकल क्या होता है? पंचमहाभूत के संगठन एक स्थूल रूप में है, उसका जब माइन्यूट सेपरेशंस होती है वो आप इसको ले सकते हैं, जो मिनरल्स है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि ये मिनरल्स कौन से महाभूत में आता है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पंचमहाभूत एक स्थूल क्लासिफिकेशन है। उसका अगर ब्रेकेज करेंगे आगे, मतलब माइन्यूट लेवल पे, तो वो उन्होंने केमिकल कंपोजिशन कर ली। लेकिन उसके बाद बात ये आती है कि मैं अगर केमिकल लेता हूं तो उसमें बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि अगर आप केमिकल लेते हो तो बॉडी कैसे आइडेंटिफाई करेगी ये कौन सा महाभूत है। जैसे आप जो अभी ये जो बात कर रहे हैं उसी को लेकर के मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि जैसे 5 महाभूत, उसमें अपने जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये चीजें कही, तो हम कैसे एक साधारण भाषा में कैसे समझाएं सामने कि अब आप जल को कर सकते हैं कि ठीक है ये पानी है, आप आकाश जैसी चीज को कैसे बताएंगे कि ये क्या है? दर्शकों को विस्तार से थोड़ा बताएं। जैसे कोई भी, आकाश का मतलब क्या है? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह जी। आपके बॉडी में कहीं भी खाली स्पेस है, वो आकाश महाभूत है जी। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको साइंस की डीप में जाना चाहूंगा, तो जब एक शरीर से दूसरी, जैसे मतलब बच्चे का जन्म होता है जी, तो उस टाइम 4 महाभूत वहां जाते हैं। अब आप बोलोगे आप 5 महाभूत की बात कर रहे हो, वहां 4 ही क्यों जाएंगे जी? क्योंकि 5वां वहां ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वहां खाली स्पेस होता है। 4 महाभूत वहां जाते हैं और 5 मिलके फिर वहां पे गर्भोत्पत्ति होती है जी। तो ये जो भी खाली स्पेस है आपके शरीर के अंदर है या आपको सामने दिख रहा हो ब्रह्मांड में, वो खाली स्पेस है, वो आकाश है। और कहीं भी हवा है या कोई भी मूवमेंट हो रही है, वो वायु है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट वायु के बगैर नहीं हो सकती, चाहे शरीर के अंदर हो, शरीर के बाहर हो। अब आप इतना समझ लीजिए, जो आप ब्रह्मांड में देख रहे हो और जो आपका शरीर है वो एक जैसे है,
दर्शकों को ये बताना शुरू करें कि आपके पास जब कोई व्यक्ति आता है कि मुझे पर्टिकुलर ये समस्या है, कोई भी समस्या होगी, तो आप कहाँ से उसका उपचार शुरू करते हैं आयुर्वेद के अनुसार? आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। एक्चुअली आपने अभी आयुर्वेद का एक सिद्धांत सुना, दूसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो त्रिदोष सिद्धांत है। त्रिदोष वात पित्त कफ जी, जो पंच महाभूत है उसके ही संगठन से 3 दोषों की उत्पत्ति होती है जी। जैसे आपका वात दोष है वो वायु और आकाश महाभूत से बनता है, उसी तरह से अग्नि महाभूत है वो जल और अग्नि महाभूत से बनता है। तीसरा आ गया आपका कफ दोष, वो बनता है आपके पृथ्वी और आप मीन्स जल महाभूत से। तो जैसे कोई आहार विहार कुछ भी हम खाना खाते हैं उस आहार द्रव्य की पंच महाभूत की क्वालिटीज रहती है। जिस जो महाभूत उसमें ज्यादा होगा तो वो उस दोष की वृद्धि करेगा और जो महाभूत उसमें कम होगा वो उस दोष का क्षय करेगा। और उसी दोषा के प्रिंसिपल पे कौन सा दोष बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है उसी के हिसाब से पूरा आयुर्वेद का डायग्नोसिस रहता है जी। ये हमारी पैथोलॉजी है, ये हमारा पूरा लैब सिस्टम है। और ये सबसे अद्भुत बात ये है कि ये वात पित्त कफ हमारी नाड़ी में आता है। ये कौन सा दोष बढ़ा ये हम नाड़ी देख के बताते हैं। वैद्य जी, बात हुई कि कौन सा तत्व बढ़ने से आयुर्वेद है क्या और क्या होता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जो है वर्तमान में कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति के अंदर मान लो कि गठिया की प्रॉब्लम है तो उसका उपचार जरा विस्तार से बताएं कि कहाँ पे काम करें और उसका उपचारिक विधि भी बताएं। जी, मैं अभी 3 साल से संध्या हॉट स्प्रिंग हेल्थ केयर तत्तापानी में कार्यरत हूँ। ये एक NABH एग्रीगेटेड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है और ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पे हम सल्फर वाले नेचुरल गर्म पानी से जो उसका थेरेपेटिक यूज कर रहे हैं। और गंदक वाला पानी और जगह भी निकलता होगा लेकिन इसका थेरेपेटिक यूज हम ही कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं उसमें एक तो NABH एग्रीगेटेड है, इसलिए आपकी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो सब कवर हो जाता है। उसके साथ साथ हिमाचल सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो यहाँ से मेडिकल रिवर्समेंट भी ले सकते हैं। और साथ साथ CBSE स्कूल्स के जितना स्टाफ है उनके डिपेंडेंट्स है, रिटायर्ड पर्सन है, वो यहाँ पे इलाज करवा के रिवर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कोई भी एम्प्लॉयज है या उनके डिपेंडेंट है वो यहाँ से कैशलेस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हिमाचल में एक संस्थान इस तरह की जो सेवाएं दे रहा है। और बात रही आपकी ट्रीटमेंट की कि आप कैसे ट्रीट करते हो, आयुर्वेदा में 2 तरह की चिकित्सा पद्धति रहती है। एक रहती है शोधन चिकित्सा, एक रहती है शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में क्या रहता है कि पेशेंट आता है, चेकअप करवाता है, दवाई लेता है, चले जाता है। और दूसरा रहता है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में उसके शरीर के जितने टॉक्सिन्स हैं उसकी सफाई की जाती है। तो बेस्ट यही रहता है कि अगर कोई किसी को बीमारी हो पहले एक बार शोधन करवा रहे उसके बाद शमन औषधि पे जाए। क्योंकि क्या रहता है कि अगर शोधन नहीं हुआ है, क्लियरेंस नहीं हुई, अंदर सफाई नहीं हुई है और सीधे दवाई डाले तो वो टाइम लेगा, ठीक होने में टाइम लेगा। लेकिन अगर पहले शोधन हो जाए तो उसके बाद जो अगर शमन औषधि भी डालते हैं तो बहुत जल्दी से काम करता है। उसके लिए सिंपल सी बात है कि जैसे एक जरूरी नहीं है बीमार हो आप तभी करवा सकते हैं। शोधन का आयुर्वेद में रेफरेंस है कि साल में एक बार अवश्य किसी को डिटॉक्सिफिकेशन और ये करवाना चाहिए। सब अभी आप जो है बीच में एक आपके पास हो गया है कि शोधन, अब ये शोधन है क्या? शोधन का सिंपल सा मतलब है कि सफाई। जी, आप गाड़ी रखते हो, पूरी साल चलाते हो, फिर आपको लगता है इसका इंजन ऑयल थोड़ा सा खराब हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अपने इंजन ऑयल के बारे में कभी नहीं सोचा कि हम रोज खा रहे हैं, रोज अपने शरीर से काम ले रहे हैं, लेकिन इसकी सफाई कौन करेगा? इसकी सफाई की जरूरत सबसे पहले होती है, क्योंकि गाड़ी कीमती, आपकी जीवन से ज्यादा कीमती गाड़ी तो नहीं हो सकती। तो स्वस्थ व्यक्ति में आजकल जो कैंसर हो रहा है या दूसरी बीमारियां हो रही है उसका मेन कारण यही है, क्योंकि आयुर्वेदा में स्पेशली बताया गया ऋतुगत शोधन उसको बोलते हैं कि हमें शरद ऋतु में विरेचन करना चाहिए और बसंत ऋतु में वमन करना चाहिए और वर्षा ऋतु में बस्ती चिकित्सा करनी चाहिए। शोधन का मतलब क्या होता है कि शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करके उसमें वमन कर्म, जो जैसे मैंने अभी बोला वमन कर्म, उसमें उल्टी करवा के जितने भी अंदर वो जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं उनको रिमूव किया जाता है। दूसरा विरेचन कर्म, उसमें लूज मोशन के थ्रू पेट की सफाई की जाती है। तीसरा रहता है वस्ती चिकित्सा, ये वात की एकमात्र सबसे बड़ी चिकित्सा है, इसमें मेडिकेटेड एनीमा देके पूरे कोष्ठ की शुद्धि की जाती है।
मुझे अपना इलाज करवाना है, आपके पास आऊंगा। यदि मुझे उस इलाज करवाने में 6 महीने लग रहे हैं, इसमें 6 महीने का कुछ नहीं है। जी। एक्चुअली क्या रहता है इसका, ये है कि जैसे अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ दिक्कत भी नहीं है, आपने अपने सफाई करवानी है, जी। तो क्या रहता है कि हम आपकी दिनचर्या को ट्रेस करते हैं कि आपकी दिनचर्या में क्या क्या गड़बड़ हो रहा है। आप बोलते हो मेरे पास 10 दिन है, मुझे ट्रीटमेंट करवाना है, हमने अपनी सफाई करवानी है, ठीक है, हम उसी हिसाब से आपका पहले दिनचर्या पकड़ते हैं कि उसमें क्या क्या गड़बड़ है। तो हमारा यहाँ पे मकसद यही रहता है कि हम आपको 10 दिन में एक ऐसे ट्रैक पे डालें ताकि आप उस ट्रैक को आगे पकड़ के रखें। एक तो यहाँ आपकी जो शोधन चिकित्सा है उसके साथ साथ आपकी सफाई हो जाएगी, और साथ में एक सेट दिनचर्या में हम डाल के देंगे। आगे जाके आपके घर में जाके आपको बस वही फॉलो करना है। अगर वही फॉलो करेंगे तो आप बीमारी से ऑटोमेटिकली बचे रहोगे। मुझे अपना शोधन करवाना है तो उसका लाभ क्या है? जैसे अगर आप एक गाड़ी को बिना सर्विस किए बहुत साल तक चलाते रहे तो क्या होगा, वो गाड़ी ऐसे ब्रेकेज पे आएगी, उसका फिर इलाज नहीं रहेगा। वही शरीर के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी जब सफाई होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हम अब दिनचर्या में ऐसे भागे जा रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे हम अपनी क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं बॉडी की, और फिर वो एक असाध्य व्याधि की तरफ हम चले जाते हैं। छोटी सी दर्द हो रही है, थोड़ी सी बीमारी हो रही है, उसको थोड़ा सा दबाए जा रहे हैं, और जब वो असाध्य का रूप ले लेते हैं तो फिर हम आयुर्वेद की शरण में आते हैं कि हमारा इसके लिए कुछ करो। जी। तो इसलिए ऋतुगत शोधन मैंने जो आपको बताया कि सीजनली शरीर की सफाई होनी चाहिए, तो वो एक सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ, अगर जैसे स्वस्थ व्यक्तियों को करवानी चाहिए, हमारे पास समय नहीं है, हम 1 महीने के लिए नहीं आ सकते, जरूरी नहीं है। कम से कम 7 दिन, एक साल में 7 दिन तो हर कोई अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल सकता है। साल में 7 दिन के लिए आइए, उसका पूरा अच्छे से शोधन हो जाता है, और वो अपने आप को 7 दिन में इतना एनर्जेटिक महसूस करेगा। तो वो आपको एक बार करवाइए, उसके बाद आपको खुद में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसमें आप जो है सिर्फ सफाई और शरीर को साफ करने को लेकर के किसी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, या कि आपकी पद्धति क्या रहती है इसके लिए? इसमें 3 तरह के प्रोसीजर रहते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हमने अग्नि को सही करना होता है, जो डाइजेशन होती है हमारा उसको ठीक करना होता है, और उसमें स्नेहपान और अभ्यंगम जो मसाज रहती है वो रहता है। उसके बाद प्रधान कर्म में जो मेन प्रोसीजर है आपका वस्ती हो गया, वमन हो गया, विरेचन हो गया, वो सफाई रहता है, वो दवाई के थ्रू ही होती है। और तीसरा हो गया पश्चात कर्म, उसमें जो है संसर्जन कर्म रहता है कि उसके बाद जो है एकदम से नॉर्मल डाइट पे नहीं आना होता है, उसके बाद थोड़ा सा डाइट फॉलो करके नॉर्मल डाइट पे आना होता है। ये 3 प्रोसीजर्स रहते हैं। इसमें जो कुल मिला करके अलग अलग संस्थानों में कहीं पे भी लगभग कितना खर्चा आ जाता है जो एक आम व्यक्ति उस पर अफोर्ड कर सके, बताएं जरा। जैसे इसमें एडमिट होना पड़ता है, संस्थान के अंदर ही रहना पड़ता है, उसमें सुबह से रात तक की सारी एक्टिविटी हमारे हिसाब से होती है, उसमें योगा भी करवाया जाता है, और उसमें खाना भी, जो आहार है वो भी आयुर्वेद के हिसाब से पूरा कंट्रोल डाइट रहती है, और उसमें मेडिकेशन, थेरेपी सब इंक्लूड रहता है। जैसे मैं अपने संस्थान की बात करूँ तो इस टाइम 45,000 रुपये 7 दिन का, उसमें रहना, खाना, थेरेपीज, दवाइयाँ सब इंक्लूड हो जाता है। अब बाकी दूसरे संस्थान में भी अगर करवाते हो तो आई थिंक इससे कम इतना खर्चा तो आ ही जाता है, क्योंकि इसमें आईपीडी बेसिस पे होता है, एडमिशन बेसिस पे होता है। वैद्य, जैसे आपने बताया कि 45,000 रुपये खर्चा, तो मेरी नज़रों में या किसी भी आम व्यक्ति की नज़रों में ये बहुत बड़ा खर्च है। हम एक मुश्त 45,000 खर्च करें तो क्यों करें? जैसे कि अगर आपको 45,000 लग रहा है, वो इसलिए लगता है कि उस टाइम आपका शरीर जो है उस स्टेज तक नहीं पहुंचा होता, इसलिए वो ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप कभी एकदम से कभी बड़े हॉस्पिटल में कोई बड़ी सर्जरी करवा रहे होते हैं, तो जब आपके हाथ में 2 लाख का बिल आता है तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज, उस टाइम इंसान सोचता है कि मैंने पहले कुछ अपने शरीर पर ध्यान दिया होता तो शायद मैं इससे बच जाता। तो उसी के बचने के लिए हम ये शोधन चिकित्सा बोलते हैं। और 45,000 लगता है जब तक स्वस्थ है, लेकिन जब बीमार आदमी होता है उसको 45,000 कुछ नहीं लगता, उसको स्वास्थ्य अनमोल लगता है। नहीं, मैं आपसे इसलिए ये खर्चे को लेकर के बात की थी कि क्या स्वस्थ व्यक्ति आपके पास शोधन करवा रहा है तो ये साल में हर साल करवाना पड़ेगा, या मतलब इसको जो है एक बार करवाया उसके बाद उसके लिए कोई हल्का ट्रीटमेंट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हर बार करवाना है नहीं करवाए, लेकिन अगर आप एक बार करवाते हैं उसके बाद जो ट्रैक, जो रास्ता आपको बताया गया उसको कितना स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर सकते हो वो तो आप ही असेस कर सकते हो। आप कितना उसको
जिस रास्ते पे आपको डाला है कितना आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आप हर साल का आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो आपको पता होगा कि मैंने कितना फॉलो किया है, मैंने कितना उल्टा सीधा खाया है, मैंने कितना उल्टी सीधी जो एक्टिविटीज की है, तो उसके हिसाब से अगर आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो फिर वो करवाना। ये तो आपने जैसे साल में एक बार शोधन को लेकर के, मान लो कि किसी को ऋतु के हिसाब से शोधन करवाना है तो उसका क्या खर्चा रहता है, और मान लो 6 बार वो साल में करवा रहा तो कहाँ? नहीं, ऋतुगत शोधन सिर्फ साल में 3 बार होता है जी। उसके लिए मैंने आपको ऋतुएं भी बता दी, बसंत ऋतु होगी, वर्षा ऋतु होगी और शरद ऋतु होगी। जी। 3 बार आना होगा और कम से कम 10 दिन रुकना होता है, क्योंकि वो क्लासिकल शोधन रहता है। जी, जी। उसमें पूरा वो जो ऑथेंटिक जो संहिताओं में वर्णन किया गया उसी हिसाब से शोधन किया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आपके पास 10 दिन रुकना होता है, तो जो मैं आपको, मान लो आपने कहा कि 45,000 रुपये जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये 10 दिन का जो रहना खाना ये सब उसी 45,000 रुपये में है? जी बिल्कुल, उसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है, क्योंकि उसमें सारा जो आपके रहना खाना और जो पूरा दिन का शेड्यूल भी है वो भी हम सेट करके देते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा उसमें मेन मकसद ये रहता है, आयुर्वेद ने जो दिनचर्या बताई गई है हम उसको फॉलो करो। डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि आपने जो बताया कि तीन ही ऋतुएं होती है, इसमें कितना खर्चा आता है? जैसे ऋतुगत शोधन मैंने बताया कम से कम 10 दिन रुकना पड़ेगा जी। तो 10 दिन में कम से कम 60,000 एक बार का, 10 दिन का जी। उसमें रहना खाना सब कुछ इंक्लूड रहता है जी। तो ऋतुगत शोधन 10 दिन का रहता है कम से कम, तो 60,000 रुपये उसमें एक ऋतु का। जी। 10 दिन आपके पास रहना और खाना जी उसी सब में उसमें सब इंक्लूड रहता है, वो सारे दिनचर्या हमारे हिसाब से रहता है। जी। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जहां तक मुझे भी लग रहा था कि जो मेरी व्यक्तिगत यदि राय जानी जाए कि 60,000 रुपये बहुत ज्यादा है, लेकिन जब इन्होंने कहा कि उसमें रहना खाना और पूरी तरह से जो 10 दिन है वो पूरा यही लोग मैनेज करते हैं, तो शायद ये कहीं ना कहीं उतना ज्यादा नहीं है, और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये चीजें जो हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी जो है हम लगातार जो है ये सीरीज जो है इसको आगे लेकर के जाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम में। अभी हम जो है लगातार डॉक्टर लोकेश जी से इसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो हम कुछ और जो वैद्य हैं उनकी राय जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आयुर्वेदिक पद्धति और आयुर्वेद के अनुसार जो है जीवन को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है उसको लेकर के लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहें। अपने क्वेश्चन हमें कमेंट के जरिए लिख करके भेजें। धन्यवाद।